फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल वीज़ा फैक्ट्स पर, जहां पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। गाइस, आज की ये वीडियो जो है वो जापान सीरीज़ की जो वीज़ा सेक्शन की जो वीडियो चल रही थी उसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 क्यों होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले जो वीडियो आई थी जापान की वीज़ा से रिलेटेड, वो उस कैटेगरी के लिए थी जैसे कि आप जब जापान अगर आप घूमना जाना चाहते हो, आपकी कोई गारंटी वहाँ पे लेने वाला नहीं है, आपको कोई वहाँ पे इनवाइट करने वाला नहीं है, तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या प्रोसेसिंग होगी आपकी, वो उस चीज़ों से उन सब चीज़ों का कोलैबोरेशन करके वो पूरी वीडियो बनी थी। अब इस वीडियो को मैं पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर जापान में आपका कोई फैमिली फ्रेंड या आपका फ्रेंड हो गया या कोई रिलेटिव हो गया जापान में है, अगर वो आपको इनवाइट करते हैं तो आप उनसे जब मिलने जाएंगे, इसको कहते हैं विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स विद गारंटर, यानी कि आपकी गारंटी लेने वाला वहाँ पे है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे उस केस के अंदर। तो यही सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। सो ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको जापान के टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे इससे जस्ट लेटेस्ट जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि अगर आपको जापान से इनविटेशन है या आप अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से वहाँ पे मिलना जाना चाहते हैं तो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, जिससे आप घर बैठे ही खुद से अपनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद से वीज़ा ले सकते हैं बिना किसी एजेंट की मदद के। और यहाँ पे आप बचा सकते हैं अपने काफ़ी ढेर सारे पैसे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों आपको इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करता हूँ कि बिना किसी एजेंट के आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन खुद से प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि सबसे पहली बात, वीज़ा अप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने आप से खुद से अरेंज कर सकते हैं। और आप जब विदाउट एजेंट अप्लाई करते हैं तो आपको हर एक प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से पता होता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, आपका प्रोसेस में क्या चल रहा है। इससे क्या होगा कि आप अपना जो प्लान कर रहे हैं, जो भी आपका नेक्स्ट ट्रैवल प्लान होगा, उसके लिए आप अब एकदम अप टू डेट रहेंगे। और सबसे पहली बात, कभी कभी एजेंट्स के साथ ये इशू होता है कि आपको प्रोसेस का पता नहीं होता है, आपको सही जानकारी नहीं होती है कि कितने टाइम में आपका वीज़ा लग के आएगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स में मिसलीडिंग हो चुकी है, कौन सा डॉक्यूमेंट मिस हो रहा है या कितना टाइम आपको लग सकता है। एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं और उसके साथ साथ आपका प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी बढ़ जाता है। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी कंट्रीज़ के वीज़ाज ईजी हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन खुद से ही बनाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो में कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप किसी जापान में अपने दोस्त से या अपने रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं और वो अगर आपको इनविटेशन भेज रहा है और वो आपका गारंटर है, तो इस केस के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंडिया की तरफ से। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरा सबसे ईजी फॉर्मेट ये रहता है कि कहीं पे भी आप बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले आप दो पार्ट्स में अपने डॉक्यूमेंट्स डिवाइड कीजिए। सबसे पहले इंडिया की तरफ से और यहाँ पर हम करेंगे जापान की तरफ से। सो हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की तरफ से, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड होंगे इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और इससे आपका वीज़ा एप्लीकेशन काफ़ी इजी हो जाता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो इंडिया की तरफ से है वो पासपोर्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए आपको पासपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट ही है। सो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, पासपोर्ट में एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। मोर देन 2 ब्लैंक पेजेस आपकी जापान एम्बेसी मांगती है, तो आपके ध्यान रखिएगा 2 से ज़्यादा पन्ने आपके पासपोर्ट के खाली होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई आपका पुराना पासपोर्ट भी है तो वो पुराना पासपोर्ट भी आप अपने पास नए पासपोर्ट के साथ एम्बेसी में ज़रूर जमा करवाइए। इसी के साथ साथ आप अपने पासपोर्ट की फ्रंट और लास्ट पेज की, जो एक बायो पेज होता है और फ्रंट पेज जो पासपोर्ट का होता है, और जो लास्ट पेज होता है जहाँ पे आपका एड्रेस और इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी जेरोक्स कॉपी आप अपनी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगाएं। अब मैं बात करता हूँ फ़ोटोज़ की, तो फ़ोटोज़ यहाँ पे एक ही रिक्वायर्ड होती है जिसकी स्पेसिफिकेशन 2x2 इंचज़ है। ध्यान दीजिएगा, और 70-80% आपका जो है वो फेस कवरेज रहेगा। यहाँ पे गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए और ध्यान दीजिएगा वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, प्लेन। सो ये आपकी फ़ोटोज़ हो गई।
अब मैं बात करता हूँ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है जिस पे सिर्फ एक ही फ़ोटो लगेगी। उसके बाद आपका कवर लेटर होगा जिसके अंदर आप भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ में जो आपको इनवाइट कर रहा है आप उसकी भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा कवर लेटर में। अब बात करते हैं हम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपकी आइटिनरी हो गई, आपकी फ़्लाइट टिकट्स हो गई। ये बेसिक से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। फाइनेंशियल में आपकी लेटेस्ट आईटीआर जाएगी, बट इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा 6 मंथ्स की बैंकिंग भी आप ज़रूर लगा देंगे तो आपके लिए और भी अच्छी एप्लीकेशन आपकी बन जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि आपको एक अपनी किनशिप प्रूफ करनी है, डॉक्यूमेंट प्रूफ, मतलब आपको अपनी जो आपका इन्वाइटर है, जो आपको इनवाइट कर रहा है जापान से, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, तो उसके साथ आपको अपनी किनशिप प्रूफ देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर सपोज आपके स्पाउस है, आपके कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा रिलेशनशिप प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सपोज आपका कोई फ्रेंड बुला रहा है तो आपको उसके साथ अपनी किनशिप प्रूफ दिखानी पड़ेगी, जैसे कि आपके कॉल्स हो गए, कॉल डिटेल हो गई, आपके चैटिंग हो गई, उसकी जेरोक्स दे सकते हैं। आपके ईमेल्स के थ्रू आपने अगर कोई चैट करी हो सो आप वो दिखा सकते हैं, वहाँ पे अपने फोटोग्राफ्स दिखा सकते हैं, या आपने उनसे कोई इंटरनेशनल कॉल करी हो तो आप उसका बिल भी दिखा सकते हैं कि हाँ आप उनके साथ कंटिन्यू टच में रहते हैं, जिसपे आप अपने फ्रेंडशिप को प्रूव कर सके। सो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट थे जो आपको इंडिया की तरफ से देने होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि जापान की तरफ से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। अब बात करते हैं जापान की साइड से वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको प्रिपेयर करने इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हम सब जानते हैं, इनविटेशन लेटर। अब इनविटेशन लेटर किस टाइप का होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी, उसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। आपका जो इनविटेशन लेटर होगा वो गाइस वो ओरिजिनल होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उसके अंदर मेंशन होना चाहिए शेड्यूल ऑफ स्टे। एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फैमिली रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है इन केस जो इनवाइट कर रहा है वो आपका स्पाउस है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ है। और अगर एप्लीकेंट्स जो है जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल है, तो वहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ वीज़ा एप्लीकेंट्स जरूर मेंशन होना चाहिए आपके इनविटेशन लेटर में। और अगर मैं बात करूं कि जो आपका इनवाइटर है अगर वो आपकी पूरी गारंटी ले रहा है तो उसके लिए और क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओरिजिनल लेटर ऑफ गारंटी आता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन्वाइटर जो है वो पूरे आपके एक्सपेंसेस को बेयर कर रहा होगा या वो आपके सारे खर्चे उठाना चाहता है या उठाने वाला है, तो ये ओरिजिनल लेटर ऑफ गारंटी बहुत रिक्वायर्ड है इस केस के अंदर। अब उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ इनकम या सर्टिफिकेट ऑफ टैक्सेशन बहुत ही रिक्वायर्ड है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स पेमेंट कहते हैं। अब ये जापान के अंदर ये इनको इन टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स के लिए। सो कभी भी आप अपने इन्वाइटर से बात करेंगे और आप ये डॉक्यूमेंट्स के नाम उनको बताएंगे वो जल्दी से समझ जाएंगे। इसी के साथ साथ जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकम होगा और जो टैक्सेशन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके अंदर आपकी ग्रॉस इनकम, आपका जो इन्वाइटर होगा उसकी ग्रॉस इनकम प्रीवियस ईयर की जरूर मेंशन होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ एक कॉपी ऑफ काउंटर फॉइल की, जो आपके फाइनल टैक्स रिटर्न होता है वहाँ पे जो ये सबमिट किया जाता है, तो वहाँ पे एक सबमिट रिसिप्ट मिलती है जिसको हम कहते हैं सबमिट रिसिप्ट नोटिफिकेशन एंड फाइनल टैक्स रिटर्न्स। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपको जरूर प्रिपेयर करना है या आपको अपने इन्वाइटर से मंगवाना है। अब इसी के साथ साथ एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैलेंस भी आपको उनसे मंगवाना पड़ेगा, जिससे वो मेंशन कर सकते हैं अपना डिपॉजिट जितना भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस वो भी बहुत रिक्वायर्ड है। जापान में इसको क्या बोलते हैं वो मैं जरूर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब बात करते हैं इन केस आपका जो इनवाइटी है, ये जो आपका गारंटर है वो फॉरेन नेशनल का है जो जापान में रह रहा है। सपोज आप ही जाके जापान में रह रहे हैं, तो आप जापान के अंदर एक फॉरेन नेशनल हो गए, अब आप अपने किसी फैमिली या फ्रेंड को बुलाना चाह रहे हैं, तब वो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और भी क्या क्या ऐड हो जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट और लास्ट पेज तो बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके जापान का वीज़ा का स्टेटस भी हो, यानी कि आपके जापान का वीज़ा जो है उसकी भी जेरोक्स होनी चाहिए, ताकि आप और साथ के साथ एंट्री एग्जिट की जो स्टैंप हो वो भी जेरोक्स कॉपी आप साथ में दीजिएगा। इसी के साथ साथ जो एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है कॉपी ऑफ द वैलिड रेजिडेंस कार्ड। इसका फ्रंट एंड बैक भी ज़रूरी है, तो ये आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसी के बाद सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस विद रेजिडेंस रिकॉर्ड कोड, एक रेजिडेंस रिकॉर्ड कोड भी होता है। उसके साथ साथ आपको जो
रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उसकी भी कॉपी यहाँ पे ज़रूरी लगानी है। अब मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है कॉपी ऑफ रिलेशनशिप। आपको एक रिलेशनशिप जरूर प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो इन्वाइटर है उससे आपका क्या रिलेशन है। तो वो वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, पासपोर्ट कॉपी हो सकती है, तो वो जरूर आपको देनी है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जापान की तरफ से जो आपको यहाँ पे देने हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका जो एप्लीकेंट वो माइनर है तो उसको ज़रूरत होगा अपने कंसर्न फॉर्म को सबमिट करना अपने पेरेंट्स की तरफ से, यानी कि कंसर्न फॉर्म उनके पेरेंट्स की तरफ से रिक्वायर्ड है अगर आपका एप्लीकेंट माइनर है। उसी के साथ साथ उसको अपने पेरेंट्स की 6 मंथ्स की बैंकिंग भी ज़रूर देनी है। अब इसी के साथ साथ हम बात करते हैं वीज़ा फ़ीस कितनी होगी। तो वीज़ा फ़ीस जो है इसकी सिंगल एंट्री की 550 रुपीज़ है और मल्टीपल एंट्री की भी 550 रुपीज़ है। अब मैं बात करता हूँ VFS का सर्विस चार्ज कितना होगा, वो होगा 650 रुपीज़ ओनली। अब जो 650 रुपीज़ जो आपका सर्विस चार्ज है वो नॉन रिफंडेबल है, बट जो आपकी वीज़ा फीस है वो रिफंडेबल है। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है, यहाँ पे कितने वर्किंग डेज रिक्वायर्ड है। सो 4 वर्किंग डेज आर रिक्वायर्ड। वो काउंट कब से होंगे, जिस दिन आपकी जापानीज एम्बेसी के अंदर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उस दिन से आपका जो है वर्किंग डेज काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जिसके अंदर जापान की वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ जापान के और वीज़ा कैटेगरीज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दीजिएगा मुझे एक मौका ताकि आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूँ। सो आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे।